हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द मैग्नेट ब्रेन्स और मैं दीपेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूं इस फंक्शंस के पार्ट 2 में। जी हाँ, फंक्शन पार्ट 1 में जहां हमने फंक्शन की डेफिनेशन को अच्छे से समझा, हमने ये देखा कि रिलेशन से फंक्शन कैसे डिफरेंट होता है और सबसे खास बात हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को समझा और देखा कि वो ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, उसमें डोमेन और रेंज कैसे निकाली जाती है। ये सारी बातें हमने अभी तक की और अब हम फंक्शन पार्ट 2 में और भी काफ़ी कई सारे फंक्शंस, उनके ग्राफ्स, उनकी डोमेन, उनकी रेंज और काफ़ी सारी उनकी फंक्शनैलिटीज़ और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बट पहले हम शुरू करें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी या कुछ खास बातें हम डिस्कस कर लें कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आता है। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर या मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर अंडर स्पेसिफिकली अंडर दिस IIT-JEE मॉड्यूल आपको हर चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियोस मिलते हैं और आपको हर चैप्टर के हर टॉपिक की DPPs मिलती हैं। magnetbrains.com पर वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और या फिर इन जब वीडियोस को आप देखते हैं तो इनके डिस्क्रिप्शन में भी इन DPPs के लिंक्स मौजूद होते हैं। नॉट जस्ट दैट, जब आप इन DPPs को सॉल्व कर लेते हैं तो इन DPPs के भी वीडियो सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एब्सोल्युटली एट फ्री ऑफ कॉस्ट। हम इंश्योर करते हैं एट मैग्नेट ब्रेन्स कि आप तो चैप्टर वाइज मिनिमम हर चैप्टर पे 500 क्वेश्चंस एटलीस्ट बाय डिफरेंट मीन्स प्रैक्टिस करवाए जाएं। फॉर एग्जांपल PYQs के थ्रू, MCQs के थ्रू, DPPs के थ्रू, अलग अलग इलस्ट्रेशंस के थ्रू, लाइव लेक्चर्स के थ्रू, डाउट क्लेरिफिकेशंस के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू और इवन कुछ मॉक्स के थ्रू। तो ओवरऑल हम इंश्योर करेंगे इवन जब आपका वन शॉट रिविजन होता है इन सारे अलग अलग मॉडम, इन अलग अलग मॉड्यूल्स के थ्रू, इन अलग अलग पैकेजेस के थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि कम से कम हर चैप्टर पे मिनिमम आपकी 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो ताकि आपका कोई भी एंगल ना छूटे, उस चैप्टर की हर चीज़ कवर हो सके। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, विल कीप इंश्योरिंग दैट आपको पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी करवाए जाएं। यानी JEE मेंस और JEE एडवांस के पिछले 20 सालों के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं और इंश्योर करते हैं कि आपको एक्चुअल एग्जाम का पैटर्न पता चल सके और पता चल सके कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो मेन से कितनी मैच होती है और एडवांस एग्जाम जैसी एग्जाम से कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी रखती है। अपार्ट फ्रॉम दैट येस, हम लाइव सेशंस रखा करेंगे डाउट्स के। जब भी आप डाउट्स भेजते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो आस्क मी योर डाउट करके एक लिंक मौजूद होगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप उस लिंक के थ्रू हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं और जैसे ही आपके डाउट्स सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे हम इंश्योर करेंगे कि वो सारे डाउट्स एक लाइव वीडियो में हम सारे एड्रेस कर दें प्रॉपर्ली। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ज़रूरी बात कि आपके वीकली टेस्ट पेपर होते रहेंगे चैप्टर वाइज। तो हर चैप्टर पे आपको अगर आपकी परफॉर्मेंस एसेस करनी है कि वो चैप्टर आपको कितना समझ आ रहा है, आपने उसे कितने अच्छे से पढ़ लिया है या उस पर आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, वो भी आप एसेस कर सकते हैं इन वीकली टेस्ट पेपर्स के थ्रू। एंड येस ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद दैट टाइमली हम आते रहेंगे और आपको गाइडेंस देते रहेंगे पेपर पैटर्न के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में और भी जो भी आपके इश्यूज होते हैं हम उन्हें भी वक्त पर आकर रिजॉल्व करते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड ऑफ कोर्स चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, मैग्नेट ब्रेन्स IIT-JEE मॉड्यूल आपको हर चैप्टर का एक वन शॉट रिविजन भी प्रोवाइड करवाता है जिसके तहत हम इंश्योर करते हैं कि पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट शॉट में रिवाइज हो जाए ताकि आपके पास एक और मौका रहे उस पूरे चैप्टर को थरोली पढ़ने का इन दैट वन शॉट रिविजन। एंड ऑफ कोर्स इन द एंड आपके पास होगी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू आप इंश्योर करेंगे कि आपकी एक्चुअल तैयारी, आपके एक्चुअल मॉक्स कैसे चल रहे हैं, आप एक्चुअली अलग अलग सेक्शंस को कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं और एक्चुअली आप JEE मेन और एडवांस कैसे लिखने वाले हैं, कैसे देने वाले हैं, उस तैयारी को आप और बेहतर बना सकते हैं इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि IIT-JEE का मैग्नेट ब्रेन्स का मॉड्यूल इतनी सारी चीज़ें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। हमने ऑल्दो इससे पिछले वाले लेक्चर में एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, उसका ग्राफ, उसकी फंक्शनैलिटी, उसका डोमेन, उसका रेंज और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम शुरुआत करेंगे कांस्टेंट फंक्शन से। कांस्टेंट फंक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है। अब इस बात को समझिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टैंडर्ड सा फंक्शन लेता हूँ, अगर मैं एक स्टैंडर्ड सा ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। नाउ व्हाट इज अ कांस्टेंट फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x वो हमेशा एक सेम वैल्यू अटेन करता है। मतलब आप x की कोई भी वैल्यू ट्राई कर लें वो हमेशा अपनी y की वैल्यू सेम मेंटेन करे रखता है। इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ f of x इज इक्वल टू लेट्स से 7।
अब आप इस बात को समझिए, ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन होने का मतलब है कि सर आप x की कोई भी वैल्यू ट्राई करिए, दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। यहाँ पे x है ही नहीं, मतलब ये x पे डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब आप अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो भी ये 7 होगा, x की वैल्यू 1 लेंगे तो भी ये 7 होगा, x की वैल्यू 2, 2.1, -1, हर जगह ये 7 होगा। मतलब x की वैल्यू 3 ट्राई करेंगे तो भी 7 होगा, x की वैल्यू 7 पर भी ये 7 होगा। मतलब ओवरऑल ये x की वैल्यूज़ पर डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब इसकी वैल्यू x की सारी वैल्यूज़ के लिए हमेशा एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेट्स से इन दिस सिनेरियो 7। तो ये हमेशा इसी वैल्यू को अटेन करता चला जा रहा है। और अगर मैं इस बेसिस पे इस कांस्टेंट फंक्शन को समझने की कोशिश करूं तो सबसे पहला कंक्लूजन तो ये निकल के आता है कि कांस्टेंट फंक्शन एक्स एक्सिस पे सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, कांस्टेंट फंक्शन जो हमारा फंक्शन होता है वो एक्स एक्सिस पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। आप देखो, अगर आप माइनस इन्फिनिटी पर भी रीड कर रहे हो तो ये फंक्शन मुझे रीड करता चला जा रहा है, मुझे इस फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है। इवन जीरो पर ही एग्जिस्ट करता है, जीरो के आगे भी अगर मैं एक्स एक्सिस पे रीड करता जाऊँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे x की किसी भी वैल्यू के लिए, रादर x की हर वैल्यू के लिए इस फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, इसके थ्रू मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन का ग्राफ अगर x की सारी वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है, मतलब x की हर वैल्यू के सामने मुझे इस फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है, तो कहना है से फाइनली कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा सर, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में ट्राई कर पा रहा हूँ। और अगर ऐसा हो रहा है तो अल से कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, जो x की सारी वैल्यूज़ होंगी सर वो होंगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। या फिर आप कह सकते थे कि इसका जो डोमेन होगा वो होगा ऑल द रियल नंबर्स। x की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर अलाउड हैं, हर रियल नंबर यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो इस फंक्शन का डोमेन आई होप आपको समझ आया। नॉट जस्ट दैट, अगर इस फंक्शन की रेंज की बात करें, वैसे यहाँ तो मैंने एक जनरल एग्जाम्पल लिया कि f(x) इज इक्वल्स टू c, बट कॉन्स्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन उनके अकॉर्डिंग क्या होती है? अगर मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉलो करूँ तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स, दैट कॉन्स्टेंट फंक्शन f r to r, तो फ्रॉम ऑल द रियल नंबर्स इट इज डिफाइंड टू ऑल द रियल नंबर्स। एंड ऑब्वियसली हमने पढ़ना सीखा है कि ये हमारा फंक्शन होता है, ये हमारा डोमेन होता है और ये हमारा को डोमेन होता है। क्या आपको ये बातें याद हैं? और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो दिस इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल्स टू c। अब ये c कुछ भी हो सकता है, 3.2, -8, -9.2, 7/2, 8.3, एनी नंबर, इट कुड बी एनी कांस्टेंट, एनी वैल्यू, इवन एनी रैशनल वैल्यूज आर आल्सो अलाउड, क्योंकि यहाँ पर x की और y की कोई भी रियल वैल्यू इज अलाउड। So this is true for all the values of x which belong to the real numbers। ये सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। और वो क्या कह रहा है? where c is a constant and is called a constant function। अब अच्छा, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो क्या आप सोच सकते हैं इस फंक्शन की रेंज कैसे बिहेव करती होगी? इस फंक्शन की हम रेंज कैसे निकाल सकते हैं क्लास? अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करूँ तो ज़रा सोच के बताओ क्लास, मैं y एक्सिस पे अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रीड करना शुरू करूँ तो मुझे यहाँ कोई भी ग्राफ, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है। मैं चलते चला जा रहा हूँ, सब जगह चल रहा हूँ एक्सेप्ट दिस पॉइंट, सारा का सारा ग्राफ मुझे यही मिल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पूरा का पूरा ग्राफ मुझे यहीं 7 पर मिल रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई इस फंक्शन की रेंज पूछता है, अगर कोई कहता है कि सर कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन सारी रियल वैल्यूज़ होती हैं, एक्स की सारी वैल्यूज़ आप ट्राई कर सकते हो, ऑल द रियल वैल्यूज़। बट कांस्टेंट फंक्शन की रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट फंक्शन की रेंज बड़ी सॉर्टेड सी है। कांस्टेंट फंक्शन की रेंज काफ़ी लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है क्लास? क्योंकि वो एक ही वैल्यू हमेशा लेता है, एक्स की कोई भी वैल्यू वो हमेशा एक ही वैल्यू पर एग्जिस्ट करता है, मतलब वाई की वैल्यू हमेशा सेम होती है। और अगर वाई की वैल्यू हमेशा सेम है तो इसकी रेंज में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जहाँ पर इसका ग्राफ वाई एक्सिस से गुजरता है, मतलब वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस के पैरेलल जिस लाइन से हम ड्रॉ करते हैं इसे, वो पॉइंट जहाँ से वाई एक्सिस को क्रॉस करता है, वो पॉइंट जहाँ पर ये वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस पर ड्रॉन है, वही पॉइंट तो हमेशा है। मतलब सर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो ये ग्राफ क्या है? इस ग्राफ में मुझे सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, पर ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल ये हो सकता है 1,7, ये हो सकता है लेट्स से 2.2,7, ये हो सकता है लेट्स से 5,7। अगर यहाँ कोई ड्रॉ किया होता तो ये पॉइंट क्या होता स्टूडेंट्स? मतलब ये वाले पॉइंट है, हाँ ये सारे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। मैं अगर ये पॉइंट पूछता आपसे तो ये भी क्या होता है? लेट्स से -2.7। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप x की कोई भी वैल्यू ट्राई करिए स्टूडेंट्स, y की वैल्यू तो हमेशा फिक्स्ड है ना, y की वैल्यू तो हमेशा 7 है। तो माय पॉइंट इज इसकी रेंज हमेशा वही फिक्स्ड वैल्यू होगी जहाँ से ये पॉइंट से ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन इस कांस्टेंट फंक्शन की गुजरती है। मतलब इस कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बड़ा सिंपल सा है, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस।
ज़रा सोच के बताइए स्टूडेंट्स, बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ माई क्यूरियोसिटी, आई एम वांटिंग टू आस्क यू, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल भी बन जाए? ज़रा सोच के देखो, क्या ऐसी कोई संभावना है कि लेट्स से ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और मान लो ये एक ग्राफ बनाया। अब ये ग्राफ बनाए तो सोच के देखो, क्या ये एक फंक्शन भी है? क्या ये एक फंक्शन भी है? सोच के देखो, ये एक फंक्शन नहीं है। कोई गैस कर सकता है क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये एक फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए हमने एक ज़रूरी बात सीखी है कि सर अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, एक वर्टिकल लाइन अगर आप ड्रॉ करें और अगर वो उस कर्व को, उस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ क्लास, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, और अगर मैंने जब ये लाइन ड्रॉ की तो ये इस ग्राफ को ना सिर्फ एक से ज़्यादा पॉइंट बल्कि ओवरऑल इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करी है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल ही है। और अगर ये लाइन इसको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो ये कोई फंक्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन तो हमारा वही होगा जो एक्सिस के पैरेलल है, और वही कांस्टेंट फंक्शन होता है। दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो पॉइंट इज़ क्वाइट सिंपल कि हमेशा याद रखिए आप कि कांस्टेंट फंक्शन यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, और वो जिस पॉइंट से गुजरता है वो पॉइंट होगा उसका एक सिंगल वैल्यू होगी उसकी रेंज। और अगर यहाँ तक आपको कांस्टेंट फंक्शन समझ आया, आई थिंक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आप पिक्चराइज कर चुके हैं। आपको ये जो सारे मैं ग्राफ सिखा रहा हूँ ना, जैसे हमने एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ सीखा था, कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ सीखा है, ये सारे ग्राफ मेमोराइज करेगा, क्योंकि ग्राफ ही आपकी हेल्प करेंगे अलग अलग बहुत सारे तरीकों के फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालने में, और अलग अलग फंक्शंस को इमेजिन और विजुलाइज करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो नेक्स्ट चीज़ या नेक्स्ट फंक्शन हमारे सामने आता है, दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ व्हाट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन क्लास? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फंक्शन होता है। आपको हमेशा, आई विल वांट कि आप उन्हें हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इमेजिन करें। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दैट्स योर वाई एक्सिस। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है क्लास? आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो एक्स की वैल्यू है वही वाई की वैल्यू। आपको याद आ रहा है आइडेंटिटी रिलेशन? सिमिलरली आइडेंटिटी रिलेशन की तरह एक आइडेंटिटी फंक्शन भी होता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है क्लास? जैसे 1, 1, 2, 2, 1.1, 1.1, -3.2, -3.2, मतलब x की जो वैल्यू है वही y की वैल्यू है। और अगर मैं ऐसी वैल्यूज़ को ढूंढने या पकड़ने की कोशिश करूँ तो ऐसी वैल्यूज़ क्या होंगी स्टूडेंट्स? मतलब जैसे अगर मैं ढूंढूँ तो एक पॉइंट मिलेगा 0, फिर मिलेगा 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 1, 2, ऐसे चलती चली जाएगी कहानी। सेम कहानी नीचे भी आएगी, -1, -2, -3। तो कहना है से ये जो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा ये कुछ ऐसा सा फंक्शन बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा क्लास? अगर x 5 है तो y भी 5 है, अगर x -3 है तो y भी -3 है। मतलब ये कर्व कैसा होगा स्टूडेंट्स? ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ f of x = x, या फिर से मैं कह सकता हूँ y = x की तरह होगा। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि y = x एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो x के साथ एक 45 डिग्री का एंगल बनाती है। हालांकि ये बातें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते वक्त करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर एक आइडेंटिटी फंक्शन में बना रहा हूँ, यानी कि मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें जो x की वैल्यू है वही वैल्यू y की है। आइडेंटिटी रिलेशन याद करिए क्लास। उसी तरीके से आइडेंटिटी फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। जैसे हम अलग अलग टाइप के रिलेशंस पढ़ते थे ना, बाइनरी, यूनिवर्सल, ऐसे अलग अलग तरह के, वॉइड, नल, इस तरह के, ये सारे रिलेशन की तरह फंक्शंस भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। एंड मेजरली जो ज़्यादा चंक आपके इस कंसेप्ट का होता है वो होता है फंक्शन, क्योंकि फंक्शन ही एक्सटेंड होके लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये पूरे चैप्टर्स आपके यहीं से डिराइव होते हैं। तो कैलकुलस का बेसिस जो है वो फंक्शन से ही डिराइव हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 11th एंड 12th का काफ़ी सारा मैथ्स का चंक फंक्शन जैसे चैप्टर से शुरू होता है। तो ये बड़ा बेसिक सा चैप्टर है जिस पर ऑलमोस्ट अब आपकी आने वाली पूरी 11th एंड 12th की मैथ्स बेस्ड है। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, हर कंसेप्ट को दिमाग में फिट करिए और हर चीज़ को याद रखिए, हर चीज़ को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में सेट करिए। और मैं इतना आराम से, इतने अच्छे से, इतने डिटेल में हर कंसेप्ट को इतनी बारीकी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट्स याद होंगे ना, आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। मेरा यकीन करिए, क्वेश्चंस आसानी से बहुत जल्दी हो जाएंगे अगर आपको सारे बेसिक्स याद है। और यही फंडा है IIT JEE मेंस और एडवांस जैसी एग्जाम का कि अगर आपके फंडे ठीक हैं, आपके कंसेप्ट्स ठीक है, अगर आपके फाउंडेशन बहुत क्लियर हैं, तो आप क्वेश्चंस को किसी ना किसी तरीके से वर्कआउट कर लेंगे। यही मेरा यकीन है इन बातों को लेकर, इन कंसेप्ट्स को लेकर, जो मैंने आज तक अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू फील और ऑब्जर्व किया। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, या रादर इस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं बड़ी आसान सी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस फंक्शन का डोमेन वर्कआउट करने की कोशिश करूँ, डोमेन का मतलब है कि अगर मैं इसका ग्राफ ढूंढूँ -∞ से +∞ तक,
तो इस फंक्शन का जो डोमेन बनेगा, डोमेन क्या बनेगा क्लास, कि वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो मुझे हर जगह दिख रहा है, मुझे एक्स की हर वैल्यू पे दिख रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ कोई एक्स की वैल्यू देख रहा हूँ तो हाँ यहाँ पर ग्राफ है। मतलब अगेन ये पार्ट कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है और ये फंक्शन चलता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इस फंक्शन का ग्राफ मुझे दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? और अगर दिख रहा है तो मैं कहूँगा कि सर इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का डेफिनेटली जो डोमेन होगा वो वापस क्या होंगे, ऑल द रियल नंबर्स, है ना। और अगर हमने रियल नंबर्स को सीखने का तरीका सीखा है तो एक और तरीका सीखा है कि सर आप उसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्या आपको याद आया डोमेन लिखने का ये तरीका? इसके अलावा एक और बड़ी खास बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर मैं सोचना चाहूँ तो मैं इसको एक और तरीके से सोच सकता हूँ कि सर आइडेंटिटी फंक्शन की रेंज क्या होती है। सर आइडेंटिटी फंक्शन की रेंज भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अगर आप वाई एक्सिस पे देखें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो आप देखो इसका ग्राफ हमेशा हर जगह एग्जिस्ट करता है। आप यहाँ रीड करो, यहाँ रीड करो, यहाँ रीड करो, हर जगह मुझे इसका ग्राफ दिखाई देता है। और हर जगह अगर मैं इसके ग्राफ को रीड कर सकता हूँ तो मैं कहूँगा कि हाँ सर वाई एक्सिस पे भी तो सभी जगह मौजूद है। कांस्टेंट फंक्शन एक फिक्स वैल्यू लिए हुए था, बट एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, सॉरी हमारा जो आइडेंटिटी फंक्शन है तो हर जगह है ना। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहाँ से कहाँ तक था, 0 से इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 0। बट आइडेंटिटी फंक्शन के साथ खास बात क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। देखो आप हर जगह है, माइनस 100 के लिए प्लस 100, 0 के लिए 0, प्लस 1000 के लिए प्लस 1000, तो हर जगह एग्जिस्ट करता है। मतलब x की जो भी वैल्यू है y की वो वैल्यू होगी। तो अगर x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है तो क्या स्टूडेंट मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी, इस फंक्शन की अगर मैं रेंज डिफाइन करना चाहूँ तो वो भी कितनी होगी स्टूडेंट्स, ऑल द रियल नंबर्स। यानी मुझसे कोई पूछे y की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होंगी तो वो वापस मैं कहूँगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। क्या आपको आइडेंटिटी फंक्शन, उसका डोमेन और उसकी रेंज समझ आई? आई थिंक ये बहुत अच्छे से अब आपको क्लियर है कि ये फंक्शन कैसा दिखता है, कैसा लगता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है और इसका डोमेन और रेंज कैसे सोचा जाता है। इन जनरल मैं एक ऐसा सेंस डेवलप करना चाह रहा हूँ आपके अंदर कि जब भी आप किसी फंक्शन को देखें, तो उसके ग्राफ को देखकर आप उसकी डोमेन और रेंज बहुत ईजिली सोच पाएँ। और अगर इतना सोचने में आ रहा है, इतना समझ आ रहा है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली रिवाइज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ हाउ डू वी डिफाइन द आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन बोला जा रहा है दैट एफ आर टू आर, अब वापस हमने रीड करना सीखा है क्लास। एफ हमारा फंक्शन है जो कि हमारा इस बार आइडेंटिटी फंक्शन है। जो आर है, आर क्या है स्टूडेंट्स? आर इज क्लियरली द डोमेन। और ये आर क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस आर इज क्लियरली द, आई एम रियली सॉरी, दिस आर इज नॉट द रेंज, दिस आर इज द को डोमेन। आप हमेशा याद रखिएगा ये को डोमेन होता है, राइट। और ये जो है दैट्स दी डोमेन। अब वो क्या कह रहे हैं क्लास? इट इज़ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की तरीके से, की डेफिनेशन से डिफाइंड होता है। और फिर वो आगे क्या कह रहा है क्लास? वो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कह रहा है दैट इस तरह के रिलेशन, इस तरह के फंक्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट रिलेशन नहीं, इस तरह के एक्सप्रेशन, इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। बस सेम वैल्यू हमेशा रिटर्न करे, 1,1, 2,2, 3.2, 3.2, दैट्स हाउ इट रिटर्न। इवन √2 से √2, पाई से पाई, हमेशा सेम रियल वैल्यू, ये हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन ही आपको रिटर्न करेगा। चलिए, अगर आइडेंटिटी फंक्शन समझ आता है तो अब हम आते हैं बहुत काम के फंक्शन की तरफ, विच इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास और इसे हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी किसी भी नंबर की कोई पावर, किसी भी बेस की कोई पावर। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ आपके सामने y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x। अब एक नंबर है, मतलब यहाँ पे 5 फिक्स्ड है। अब ये 5 फिक्स्ड है तो वो समझाने के लिए आपको दे देता है 5 की वैल्यू a, मतलब 5 मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है। अब मैं आपको समझाने के लिए वो 5 ले रहा हूँ। तो y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x। अब इमेजिन करो क्लास, सोच के देखो, आप पावर्स बढ़ाते जाओ, अब पावर्स बढ़ाते जाओ तो आपको क्या मिलेगा? जैसे अगर मैं x की वैल्यू 0 ट्राई करता हूँ, x की वैल्यू लेट्स से मैं 0 ट्राई करता हूँ तो 5 की पावर 0 क्या होगा? ऑब्वियसली 1। x की वैल्यू 1 ट्राई करता हूँ तो 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 ट्राई की तो 25, x की वैल्यू 3 ट्राई की तो 125, x की वैल्यू 4 ट्राई की तो 625। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, थोड़ी नेगेटिव वैल्यूज़ पे भी समझो स्टूडेंट्स। अगर x और y की मैं थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यूज़ ट्राई कर रहा होता तो सोच के देखो, जैसे x की वैल्यू -1 ट्राई करते तो 1/5 छोटा नंबर होता, मतलब 0.2 होता। लेकिन जैसे मैं -2 ट्राई करता तो 5 की पावर -2 यानी 1/5 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर यानी 1/25, ये सिग्निफिकेंटली बहुत छोटा हो जाता। अगर मैं -3 ट्राई करता तो 1/5 क्यूब यानी 1/125, ये सिग्निफिकेंटली बहुत छोटा होता। मतलब आपको पॉइंट समझ आ रहा है? आप जितना ज़्यादा नेगेटिवली छोटी लेती जाओगे वैल्यू, मतलब कंपैरेटिवली न्यूमेरिकली जितनी छोटी वैल्यू होगी y उतना ही छोटा होगा।
और जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो ग्रोथ करेगा एक्सपोनेंशियली, मतलब वो बहुत ज़्यादा हाइक के साथ बहुत जल्दी ट्रिमेंडसली बड़ा होने लगेगा। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है और इसी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो आप एक बात समझिए स्टूडेंट्स, कि आपको ये समझ आ रहा है कि सर हमने 0 ट्राई किया, हमने 1 ट्राई किया, हमने प्लस माइनस सब ट्राई किया, डेसिमल पावर्स भी ट्राई कर सकते हो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि सोच के देखो क्लास, ये बेस में तो 5 है ना, अब इस 5 की पावर नेगेटिव भी करोगे तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा, मतलब रैशनल नंबर बन जाएगा। 5 की पावर डेसिमल भी होगी तो वो सिंपल सा चलने वाला है, 5 की पावर इंटीजर भी होगी पॉजिटिव तो वो और बढ़ने वाला है। मेरा पॉइंट ये है कि 5 की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, 5 की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो कर्वेचर बनता है, ब्रेन में सेटल करने की कोशिश करना और उस बात को डाइजेस्ट करने की कोशिश करना कि 5 टू द पावर x का जो ग्राफ होगा स्टूडेंट्स, 5 टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। 5 टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सर x की वैल्यू जब 0 थी तो इसकी वैल्यू कितनी थी 1, तो ये 0,1 से पास होगा। और जैसे जैसे आप y की नेगेटिव वैल्यू ट्राई करोगे ये बहुत छोटा होएगा, क्योंकि 1 अपॉन समथिंग, फिर 1 अपॉन और कुछ बड़ा, 1 अपॉन और कुछ बड़ा, और आखिरी में आते आते बहुत नीचे होने लगेगा। मतलब मैं ये कहूँगा कि माइनस इन्फिनिटी तक आते आते 1 की पावर बहुत बड़ी, यानी 1 अपॉन समथिंग वेरी बिग, यानी वो 0 की तरफ पहुंचेगा। क्योंकि 1 को अगर एक बहुत ही बड़े नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही होगा डेफिनेटली। और सोच के देखो यहाँ पे जैसे ही बढ़ता जा रहा था, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, मतलब 5 की पावर 1 पे 5 था, 5 की पावर 2 पे 25, 5 की पावर 3 पे 125, 5 की पावर 4 पे तो 625 पहुँचा। मतलब यहाँ इसकी ग्रोथ देख रहे हैं आप। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही जल्दी प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी बढ़ जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा सा इसका ग्राफ बनेगा। लेकिन ये सारा सिनेरियो कब हो रहा है स्टूडेंट्स? ये सारी बातें तब हो रही हैं, ये सारी बातें तब हो रही हैं जब ये हमारा 5 है, मतलब ये जो बेस है ये 5 है। मतलब मैंने ग्राफ बनाया है जो कि है एक फंक्शन का ग्राफ बनाया है जो कि है 5 टू द पावर x। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है क्लास। इसमें मैंने एक दो बातें और समझी, एक दो बातें और सीखी जो कि होती है डोमेन और रेंज। इस पर हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बातें करना चाह रहा हूँ क्लास, कुछ और ऐसी बातें करना चाह रहा हूँ। जैसे समझो अगर मैं कुछ और वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि मैं वैल्यू ले लेता हूँ लेट्स से 0.3। अगर मैं 0.3 लेता हूँ लेट्स से, तो 0.3 अगर मैंने बेस लिया होता और इसकी पावर x, अगर मैंने ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाया होता, तो क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ज़रा दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसका ग्राफ वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो सोचो, ध्यान से सोचना क्लास। x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए मैं y की अलग अलग वैल्यूज़ आपके लिए इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं 0 पे ट्राई करता हूँ तो 0.3 की पावर 0, जैसे x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 1, तो सर 0 पे तो ये 1 होता है। लेकिन आप सोचो 0.3 की पावर 1, 0.3 की पावर 1 क्या होगा? 0.3। लेकिन जब आप 0.3 की पावर 2 लेंगे तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट हो जाएगा 0.09। आपको समझ आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ? मतलब अब अगर आपने पावर बढ़ाई तो वो नंबर और छोटा होता चला जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इस बार जैसे जैसे आप पावर बढ़ा रहे हैं नंबर छोटा हो रहा है। और सोच के देखो अगर पावर -1 होती, मतलब 0.3 की पावर -1, 0.3 की पावर -1 यानी 1/0.3, और 1/0.3 कितना होता है? 10/3, यानी समथिंग अराउंड 3.3, समथिंग अराउंड, मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस बट समवेयर अराउंड 3.3। मतलब आपको एक प्रेडिक्शन समझ आ रहा है? जैसे अगर आप लेते हैं 0.3 की पावर -2, जैसे ही आप 0.3 की पावर -2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर 0.09, यानी 100/9, और 100/9 और बड़ी वैल्यू होती है। आपको समझ आ रहा है? 9 का 9 टाइम्स 81, तो 9 के आसपास कुछ 9 पॉइंट समथिंग। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब उल्टा है, जैसे ही एक्सपोनेंशियल 1 से छोटा हुआ, जैसे ही एक्सपोनेंशियल, मतलब जैसे ही हमारा एक्सपोनेंशियल का बेस 1 से छोटा हुआ, तो उसका बेस जैसे ही 1 से छोटा हुआ तो नेगेटिवली, मतलब जैसे जैसे वैल्यू घटा रहा हूँ वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहा हूँ उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। मतलब इस बार चीज़ें एकदम इन्वर्ट हो गई हैं, इस बार चीज़ें एकदम उल्टी हो गई हैं। उल्टी होने का मतलब है कि कहानी बदल गई है। कहानी कैसे बदल गई है स्टूडेंट्स? और एनीवे अभी भी एक बात तो तय है, एक बात बड़ी फिक्स ही है कि सर अभी भी इस एक्सप्रेशन में एक चीज़ फिक्स्ड है कि ये नेगेटिव नहीं हो रहा है। मतलब पावर नेगेटिव ट्राई कर लो सर, पावर नेगेटिव ट्राई करोगे तो भी पॉजिटिव है, पावर 0 ट्राई करो तो भी पॉजिटिव है, पावर 1 पावर पॉजिटिव ट्राई करो तो भी ये पॉजिटिव है। तो क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा स्टूडेंट्स? मैं चाहता हूँ कि इस डेटा के बेसिस पे एक बार आप खुद से इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें। ज़रा इस क्वेश्चन का ग्राफ खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स।
क्या आपने खुद से इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की? क्या आपने सोच पाए कि फाइनली कैसा बनेगा? ज़रा ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स। अगर मैं इसका ग्राफ वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो इस बार भी हम a⁴x के ग्राफ बना रहे हैं, बट इस बार जो सिनेरियो है वो कुछ अलग सा है। इस बार आप 0.3 की पावर x ले रहे हैं, मतलब ये जो वैल्यू है, जो बेस है आपका, ये 1 से छोटा है, मतलब 0 से हमेशा बड़ा रखेंगे। इस बारे में बात करेंगे कि 0 से बड़ा क्यों हो गए, बट फिलहाल एक बात समझिए कि 0 की पावर x, अब 0.3 की पावर x, और ये ऐसा हो रहा है कि अब नेगेटिव वैल्यू पे बढ़ रहा है और पॉजिटिव वैल्यू पे कम हो रहा है। तो इस बार ये एग्जैक्ट ऐसा कुछ उल्टा सा हो जाएगा। इस बार जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाएंगे ये छोटा होगा, और जैसे जैसे वैल्यू घटाएंगे बड़ा होगा। अगर आप इसको इमेजिन कर पा रहे हैं तो अब हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं a⁴x एज अ फंक्शन को लेकर, कि a⁴x एक फंक्शन क्या होता है और कैसे वर्कआउट किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्लास। दो कंक्लूजन बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि पहली बात तो ये, इसको लेके एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रीज़न है कि a1 नहीं होगा। अगर सोच के देखो क्लास, a1 हो जाएगा तो पूरी फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि a1 होते ही 1 की पावर एनीथिंग विल बी 1, मतलब 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर -1, एवरीथिंग विल बी 1। और फिर तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा ना, तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहेगा, फिर एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा जो कि हमेशा 1 वैल्यू अटेन करेगा। तो इसलिए हमें इंश्योर करेंगे कि हम एक ही वैल्यू 1 नहीं लेंगे, राइट। और एक और बात, एम्बिग्यूटी अवॉइड करने के लिए, मैथ्स के रूल्स को वायलेट होने से बचाने के लिए, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने से बचने के लिए, आगे फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए हम बेस की वैल्यू नेगेटिव लेना भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू के लिए कुछ और होगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए कुछ और होगा, तो ओवरऑल बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे। मतलब एक नेगेटिव वैल्यू में ले लूँ और उसकी कुछ पावर्स रेस करूँ, तो पहली बात तो नेगेटिव वैल्यू की कुछ इवन पावर होंगी, नेगेटिव वैल्यू की कुछ ऑड पावर होंगी, फिर नेगेटिव वैल्यू की रैशनल पावर होंगी, नेगेटिव वैल्यू की अलग अलग कुछ पावर आती जाएंगी। तो अगर मैं बेस हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ले लूँ अगर नेगेटिव, तो चीज़ें बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होगी। इसलिए इट इज़ एडवाइज्ड और रिकमेंडेड कि आप इन जनरल हमेशा इंश्योर करेंगे कि जो आपका बेस है वो पहली बात तो 1 ना हो, और नेगेटिव लेना तो बेशक हम अवॉइड ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी इजी सी है कि अगर मैं इसे आगे चलाता हूँ, यानी अगर मैं एक ही वैल्यू देखता हूँ, तो एक ही वैल्यू जो है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा ग्राफ एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा, यानी वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन अगर एक ही वैल्यू लेस देन 1 है, यानी 0 से बड़ी है लेकिन लेस देन 1 है, तो उस केस में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी वो उल्टा इसका एग्जैक्ट रेप्लिका एक इमेज बन जाएगा। कैसे, हम चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्लास, लेट a नॉट बी 1 बी अ पॉजिटिव रियल। पॉजिटिव रियल मतलब कंडीशन उसने सीधी सीधी रख दी है कि a का पहली बात तो ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है और a का नॉट इक्वल टू 1 होना भी ज़रूरी है। इसी बेस पर इसी चीज़ का एक्सटेंशन जो होगा वो लॉगरिथम फंक्शन आएगा। एक्सपोनेंशियल का ही एक अलग वर्जन होता है लॉगरिथम। सो डोंट वरी, जैसे ही आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ लेंगे हम लॉगरिथम भी समझेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो वो क्या कह रहा है अभी फिलहाल के लिए, वो कह रहा है FR ऑब्वियसली सारे रियल नंबर से सारे रियल नंबर तक ही डिफाइंड है। f of x is a⁴x is called the exponential function। हम इस एक्सप्रेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक बात सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करूं, चाहे ये ग्राफ देखें या चाहे वो ग्राफ देखें, आप चाहे ये वाला ग्राफ देखें, मतलब हमने जो ड्रॉ किए थे, चाहे आप ये वाला ग्राफ समझें या वो दूसरा वाला ग्राफ समझें, मुझे ये तो बात समझ आ रही है कि एक्स एक्सिस पे हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। मतलब आप कहीं भी देखें ग्राफ हर जगह मौजूद है, इसका ग्राफ एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है इसका डोमेन, मतलब या तो इस वाले का पूछ ले या फिर इस वाले का, ये भी x की सारी वैल्यूज़ पर एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहूँगा सर हाँ बिल्कुल ये x की सारी वैल्यूज़ पर इसका ग्राफ एग्जिस्ट करता है। मतलब चाहे a की वैल्यू लेस देन 1 हो या a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, दो ही सिनेरियो में पूरे एक्स एक्सिस पर इसका ग्राफ मुझे प्लॉटेड दिख रहा है। और अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहली बात तो ये कि जो इसकी रेंज होगी, जो इसका डोमेन होगा स्टूडेंट्स, वो डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन में कहूँगा सर ऑल द रियल वैल्यूज़, मतलब मैं कहूँगा -∞ से +∞ तक, यानी जो x की वैल्यूज़ हैं वो सारे रियल नंबर्स पे एग्जिस्ट करती हैं। आप हमेशा पूरे एक्स एक्सिस पे इसको पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि इसकी रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स, तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी रेंज, तो वाई एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप 0 के बाद देखना शुरू करेंगे तो हाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू आपको दिखना शुरू हो जाएगी। आपको y की कोई ना कोई वैल्यू, मतलब जब एक्स एक्सिस के ऊपर आप देखना शुरू करोगे, सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेगेटिव y की वैल्यूज़ के लिए कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं भी कुछ भी मुझे कोई ग्राफ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही अगर y एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर मैं देखना शुरू करूँगा तो मुझे फिर y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे इस ग्राफ की वैल्यूज़ दिखना शुरू होंगी। इसका ये मतलब है, बड़ी आसान सी बात समझो स्टूडेंट्स, कि इसका कर्व x एक्सिस के नीचे एग्जिस्ट नहीं करता है, और इस ग्राफ का, इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस के नीचे एग्जिस्ट नहीं करता है, x एक्सिस से सिर्फ ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। मतलब वो
y की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर इस फंक्शन की कोई मुझसे रेंज पूछता है, अगर सवाल आता है कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो मैं कहूँगा कि इस रेंज मतलब x की सारी वैल्यूज़, मतलब मैं कहूँगा r प्लस ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स। या फिर इसी बात को लिखने का एक और तरीका होता x जो है सर दैट इज़ ग्रेटर देन 0। या फिर इसी बात को लिखने का एक और तरीका होता कि सर x बिलोंग करता है सारे 0 से इन्फिनिटी के बीच के ऑल द रियल पॉसिबल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 कभी नहीं होता है। मतलब 0 होता है ये कब, एक तो जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और एक तब जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, क्योंकि ऑब्वियसली इस केस में जब ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब बिल्कुल छोटा हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। या फिर इस केस में जब हमारा बेस 1 से छोटा है, उस केस में जब x इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तब ये इतना छोटा हो जाएगा कि ये 0 होगा। अदरवाइज ये 0 नहीं होता है। मतलब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर 0 होता है, विच आर ऑलरेडी अनअप्रोचेबल। तो हम कहेंगे इसकी रेंज में 0 इंक्लूड नहीं कर सकते। क्या आपको ये सारे फंक्शंस, इनके ग्राफ, इनका डोमेन, इनकी रेंज, इनकी फंक्शनैलिटी, ये सारी बातें आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं? आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ आई बिलीव। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर होने के साथ आई थिंक अब हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसकी हम प्रॉपर्टीज़ अब एक्सप्लोर करेंगे, विच इज़ कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। हमने थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में, पार्ट्स में इस फंक्शन को पढ़ा है और इस फंक्शन की बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की हैं। इस बार कोशिश करते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, कैसे बनता है, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, उसकी रेंज और डोमेन पर भी हम बात करेंगे। तो जो सारी बातें मैं अभी तक कहता आया हूँ कि हम लॉगरिथम फंक्शन, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ पढ़ेंगे, वो आज हम फाइनली पढ़ने वाले हैं। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखते रहते हैं अक्सर कि सर लॉगरिथम अच्छे से पढ़ा दीजिए, एक बार में पढ़ा दीजिए, सारी प्रॉपर्टीज़ सिखा दीजिए। तो जब जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ती गई हमने सीखी, बट आई हैव ऑलवेज बीन अश्योरिंग यू कि जब हमें फाइनली इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी डिटेल में, हम वहाँ पर इसे पूरा प्रॉपरली, मतलब जब हम लॉग एज अ प्रॉपर्टी, लॉग एज अ चैप्टर पढ़ेंगे, लॉग एज अ टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम लॉगरिथम पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। और आज वो मौका है, आज वो वक्त है जब फाइनली हम लॉगरिथम फंक्शन डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास। लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ व्हाट इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन? लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब है, अगेन सेम बात, देखो उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो लॉगरिथमिक फंक्शन आया कैसे? लॉगरिथमिक फंक्शन को उसने डिराइव कैसे किया है क्लास? वो कहता है y इज इक्वल्स टू लॉग x। वो कहता है कि x का जब आप लॉग लेते हैं तो y बन जाता है, और आप हमेशा इंश्योर करते हैं कि इसका बेस हो a। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये a टू द पावर x का ही इन्वर्स फंक्शन है। मैंने क्या बोला? x टू द पावर x का इन्वर्स फंक्शन, a टू द पावर x का इन्वर्स फंक्शन। सर ये क्या बात होती है? इसे हम समझेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदल रही है क्लास। जैसे हमने लॉग के बारे में एक बात शुरुआत से डिस्कस की है। क्या डिस्कस की है? कि सर इस बेस को अगर इस पावर तक रेस करें तो वो x बन जाता है। मतलब इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं क्लास? a टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। अब ऑब्वियसली सर y को लेके मेरे पास बहुत सारी लिबर्टी। आप इमेजिन करो वो वाला हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब आप y की वैल्यू यहाँ पे, अब वो y x है और x y है, राइट? तो जब आप अलग अलग y की वैल्यूज रखना चाहोगे तो आप कुछ भी ट्राई करोगे, -1 -2 3 4 5 सब कुछ। ऑब्वियसली a के साथ तो प्रॉब्लम है। a क्या होगा स्टूडेंट्स? अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिस्कस किया कि पहला कंस्ट्रेंट तो ये कि a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, दूसरा कंस्ट्रेंट कि a कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स के रूल्स वायलेट होने लग जाएंगे अगर ऐसा कुछ आपने ले लिया तो। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात स्टूडेंट्स, कि हम y की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं ना, लेकिन x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। इसका ही मतलब है क्लास कि लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा। लॉग के भी अगेन दो ग्राफ बनेंगे क्लास। जब आपका a जो है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका लॉग का ग्राफ बड़ा सॉर्टेड सा इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। लेकिन सर जब आपका a लेस देन 1 होता है, तो आपके लॉग का ग्राफ ऐसा बनता है। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं हमारे, उन्हीं के ग्राफ से बड़े लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है क्लास। अगर ग्रेटर देन 1 है a, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर बेस छोटा है 1 से, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू छोटी होती चली जाएंगी। ये बड़ी स्टैंडर्ड सी बातें हैं। और अगर इन बातों के बेसिस पे देखा जाए तो क्या मैं लॉग फंक्शन की ग्राफ की हेल्प से डोमेन और रेंज निकाल सकता हूँ? आप देखो, अगर मैं रेंज डोमेन निकालने चला तो मुझे समझ आ रहा है कि सर इस फंक्शन का ग्राफ मुझे सिर्फ x एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे ही मिल रहा है, मतलब y एक्सिस के राइट हैंड साइड पर ही मिल रहा है। और सेम सिनेरियो यहाँ पर है, अगर आप देखें तो y एक्सिस के राइट हैंड साइड पर ही इसका ग्राफ एग्जिस्ट करता है। आप y एक्सिस के राइट हैंड साइड पर ही यानी x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर ही इसका ग्राफ रीड कर पाएंगे। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं सबसे ज़रूरी और सबसे पहली बात तो ये प्रिडिक्ट कर पाऊंगा कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा सर x की वो सारी वैल्यूज़ जो 0 से इन्फिनिटी तक हैं।
क्योंकि x जीरो भी नहीं हो सकता है। जीरो तब होगा जब ये फाइनली माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x एग्जिस्ट करता है ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर एनी बेस, मतलब अगर बेस 1 से बड़ा है तो भी और बेस 1 से छोटा है तो भी। लॉग फंक्शन में जो डोमेन होती है, यानी आप लॉग के अंदर इस x की वैल्यू के बारे में हमेशा ध्यान रखना कि ये जो x है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज समथिंग मोर क्रूशियल विच यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि सर अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो y के बारे में क्या बात है। आप खुद देखो ना y के बारे में क्या बात है। सर y तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, y जीरो भी हो रहा है, y पॉजिटिव भी हो रहा है और y नेगेटिव भी हो रहा है। सेम अगर आप वहाँ भी ग्राफ को रीड करें तो ग्राफ कैसा रीड हो रहा है स्टूडेंट्स, ग्राफ सब जगह रीड हो रहा है, मतलब y नेगेटिव भी हो रहा है तो चल रहा है, y जीरो हो रहा है तो भी चल रहा है, इवन y पॉजिटिव हो रहा है तो भी चल रहा है। तो क्या आपको लॉग का ग्राफ प्रॉपर्ली समझ आ रहा है? अगर मैं लॉग के ग्राफ को समझूं तो मैं कहना चाहूँगा कि हम डिटेल में हम समझ सकते हैं कि इसका रेंज और इसकी फंक्शन कैसे बिहेव करेंगे, इसका रेंज और इसका डोमेन कैसे बिहेव करेगा। तो पहली बात लॉग के बारे में कि a नॉट इक्वल टू 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, यानी a ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी ये बेस की बात कर रहे हैं। जीरो से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है, मतलब x की वैल्यू हमेशा जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, मतलब ये वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड, यानी हमेशा x की पॉजिटिव साइड पर ही डिफाइंड है। देखो इसने डोमेन लिख दिया है, ये जो है दिस इज नथिंग बट द डोमेन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। और यहाँ से वो r तक डिफाइन कर रहा है, r तक मतलब ऑब्वियसली y एक्सिस पे वो पूरा डिफाइंड है, मतलब x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के नीचे, इवन जीरो पर भी डिफाइंड है। द सेम इज ट्रू व्हेन द बेस वाज लेस देन 1। तो ये बात तो हमेशा ट्रू है कि उसकी रेंज जो है वो हमेशा ऑल द रियल नंबर्स, मतलब को डोमेन और रेंज इक्वल है। और इस फंक्शन को लिखा जाता है log x बेस a। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, क्लास याद रखिएगा। और इस एक्सप्रेशन को, इस फंक्शन को कहा जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। आई होप आपको लॉग फंक्शन, उसका ग्राफ, उसकी डोमेन और उसका रेंज समझ आया। और अगर इतना क्लियर हुआ तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लॉग से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा क्लास, लॉगरिथम फंक्शन बनाने का रीज़न, बनाने का बेस ही यही है कि हमने यहाँ से इसे क्रिएट किया है कि अगर log b बेस a अगर x के इक्वल है तो हम कहते हैं कि अगर a को पावर x तक रेस किया जाए तो वो b के इक्वल होता है। देखो आपने a को पावर x तक रेस किया तो b हुआ, और a इज़ ऑलवेज नोन एज द बेस ऑफ द लॉगरिथम। तो ये जो a है दिस इज रेड एज द बेस ऑफ दिस लॉगरिथम, हम इसे बेस कहते हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये एग्जिस्ट ही तब करेगा log b बेस a। एग्जिस्ट करने के कंस्ट्रेंट्स यही हैं कि पहली बात तो इस b का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, हमने ग्राफ से ही देखा कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही उसको रीड कर पा रहे थे। दूसरी बात कि ये जो बेस है ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये बेस कभी भी 1 नहीं होगा। इस बारे में हम और काफ़ी सारे लेक्चर्स में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि बेस का पॉजिटिव होना है, बेस का 1 नहीं होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उस केस में आप काफ़ी सारे मैथ्स के लॉज वायलेट करने लग जाते हैं और मैथ्स के रूल्स एम्बिग्यूअस होने लगते हैं। तो हम हमेशा इंश्योर करेंगे कि बेस या तो ज़ीरो से बड़ा हो, एंड या तो के बजाय मैं यूज़ करूँगा एंड, यानी ज़ीरो से बड़ा हो, एंड एज वेल ए कभी भी 1 के इक्वल ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बड़ी बेसिक सी बात है क्लास, जब आपने लॉग के ग्राफ ड्रॉ किए तो एक ग्राफ कुछ ऐसा बनता था जहाँ पे वो 1,0 से पास होता था, और जब बेस 1 से छोटा होता था तो एक ग्राफ कुछ ऐसा बनता था जहाँ पर वो वापस 1,0 से पास होता था। और 1,0 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 1,0 बड़ा सिंपल सा वर्ड है, log x बेस a इज इक्वल टू 1 इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ a। log x हमेशा क्या होता है? y के इक्वल होता है। तो अगर मैं log 1 निकालूंगा तो हमेशा उस केस में log 1 पॉइंट पर ही, मतलब x की वैल्यू 1 पर ही x एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, और अगर x की वैल्यू 1 पर ही इंटरसेप्ट करता है यानी जो y कोऑर्डिनेट होता है वो तब 0 हो जाता है। यानी आप हमेशा याद रखिए, चाहे बेस कुछ भी हो, चाहे बेस कुछ भी हो, log 1 एट बेस a इज ऑलवेज 0। क्या आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि log का खुद पर बेस 1 होता है? तो बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी है ना। आप इसको ऐसे सोचो, a को पावर 1 तक रेस करो तो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो ये तो वही बात है, ये तो बड़ी स्टैंडर्ड सी बात है जो हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, क्या आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं? इसी पर बेस्ड और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें देखिए फिर हम इन्हें साथ में डिस्कस करेंगे। ये बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, ये हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं और एक बार और इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जब भी आपसे कहा जाए, बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट्स, कोई कहे log ऑफ m क्रॉस n कितना होता है, कोई भी बेस हो, स्टैंडर्ड सा कोई भी बेस हो, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये होगा, आप जनरली बाय कन्वेंशन लिख लेते हो log m और log n, है ना। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे हो सकता है दोनों नेगेटिव रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर मैंने इन्हें अलग अलग लिखा तो मुझे एक बात की गारंटी लेनी होगी कि ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव है। अच्छा, इसका उल्टा जनरली लोग क्या करते हैं, लोग गलती ये कर देते हैं कि वो ना कुछ ऐसा कर देते हैं, मतलब मान लो आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है log 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है log 4, राइट।
और यहाँ पे बेस लिखा हुआ है लेट्स से 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8। अब प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब उसको ऐसा लिख देते हैं, वो उसको ऐसा लिख देते हैं log 4 इंटू 3 दैट्स 12। अब आप बेस क्या लोगे, आप नहीं कर सकते ऐसा, आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बेस 8 है और यहाँ बेस 7 है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये बेस सेम है। हमेशा लॉग के फॉर्मूले बेस को सिंक में रखकर ही अप्लाई किए जाते हैं, आप हमेशा ये बात याद रखिएगा। ये एक स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस की, इसी पर बेस्ड और कुछ फॉर्मूले और लॉग की प्रॉपर्टी आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, log m अपॉन एन, आई होप सेम बात आपको पता है कि log m अपॉन एन क्या होता है स्टूडेंट्स। log m अपॉन एन एट द सेम बेस इज रिटन एज log m माइनस log n। ये पूरा एक लॉगरिथम का एक स्टैंडर्ड रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूँ, तो लॉग के पूरे रिवीजन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट में लिख रहे हैं आजकल कि सर लॉगरिथम पूरा एक बार फिर से रिवाइज करवा दीजिए। हालांकि अभी तक लॉगरिथम हमने वैसे भी डिटेल में पढ़ा नहीं था, वहाँ तो हमने बस कुछ चंक्स पढ़े थे जो ज़रूरी थे, जो उस क्वेश्चन में काम के थे। अभी हम लॉगरिथम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो लॉगरिथम को बड़े ध्यान से समझते चलिएगा। ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आ रही है, ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी का मतलब है log m टू द पावर n एट बेस a का मतलब होता है log m and n is brought to the front for what, for an even number, for which even number, अगर ये n even हुआ, क्योंकि सर n even होने की वजह से m पॉजिटिव था। अगर n ऑड होता तो हमें क्या पता m पॉजिटिव था या नेगेटिव। तो अगेन मुझे तो इंश्योर करना है कि log के अंदर जो मैं वैल्यू लूंगा, log जिस वैल्यू का लूंगा वो तो सर डेफिनेटली पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर वो पॉजिटिव होनी चाहिए तो मैं m के ऊपर क्या लगा लूंगा स्टूडेंट्स, मैं ऑब्वियसली मॉड रख दूंगा। चलिए और आगे बढ़ेंगे क्लास। बड़ी एक और इंपॉर्टेंट सी बात, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर अगर ये n की वैल्यू ऑड होती, n की वैल्यू अगर ऑड होती या कुछ भी होती, तो उस केस में तो ये m पॉजिटिव ही होता ना, क्योंकि किसी नंबर की पावर ऑड, अगर वो नेगेटिव की पावर ऑड होती तो वो नेगेटिव ही होता, और फिर हम इसके अंदर नेगेटिव लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर लॉग के अंदर कुछ लिखा है जिसकी पावर ऑड है, मतलब वो वैल्यू पॉजिटिव ही है, वरना नेगेटिव को हम वैसे ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव ही है तो फिर उस पर मॉड लगाने का डज नॉट मेक एनी सेंस। सो पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि आप हमेशा याद रखिए कि log m टू द पावर n में आप n को फ्रंट में ला सकते हैं बशर्ते, बट ज़रूरी बात याद रखिए कि m आप इंश्योर करें हमेशा पॉजिटिव हो, m बशर्ते कभी भी नेगेटिव ना हो, इस बात का ख्याल रहे। आगे सुनिएगा क्लास, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी, ये बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टी है, प्लीज़ याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि आपको सबको पता है कि जो बेस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एनीवे हम इंश्योर करेंगे कि बेस पॉजिटिव हो। जैसा हमको पता है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, उसी तरह हमको ये भी पता होना होगा कि बेस हमेशा पॉजिटिव होना ही चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ी क्रूशियल सी बात कि अगर बेस को किसी पावर तक रेज किया जाए तो क्या कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है क्लास, जैसे m को जब पावर n तक रेज कर रहे थे तो n को हम फ्रंट में ला पा रहे थे। सिमिलरली जब बेस को किसी पावर तक रेज किया जाए तो भी n फ्रंट में आ जाएगा, लेकिन n का रेसिप्रोकल फ्रंट में आएगा, यानी n के बजाय 1/n फ्रंट में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोनों चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स log ऑफ लेट्स से 7/3 है ना, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ क्लास, इसे मैं लिख सकता हूँ log 7 माइनस log 3। अब मैं अगर कोई log का बेस डिफाइन नहीं कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ अज्यूम्ड कि ये log का बेस नेचुरल बेस या log बेस 10 है ना। अगर नेचुरल बेस e होता है तो उसे ln भी लिखते हैं, मतलब दिस इज़ अ जनरल कन्वेंशन कि अगर ये ln लिखा हुआ है, ln x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है log x एट बेस e। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब log सिंपल सा लिखा हुआ है, जैसे log ऑफ लेट्स से लिखा हुआ है 7, तो इसका मतलब है कि आपने लिख रखा है log ऑफ 7 एट बेस 10। तो ये कुछ जनरल स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि जब डिफाइन नहीं किया जाए तो एक बेसिक सा स्टैंडर्ड सा बेस माना जाता है 10, और अगर log को ln से डिनोट किया जाए तो एक स्टैंडर्ड सा नेचुरल बेस माना जाता है विच इज़ e। हमेशा याद रखिएगा। एक और प्रॉपर्टी को लेकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं इन्हीं प्रॉपर्टी को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। बच्चे कभी कभी क्या कर देते हैं, मतलब स्टूडेंट्स कभी कभी क्या कर देते हैं, स्टूडेंट्स, अब बच्चे तो ऑब्वियसली तुम हो नहीं, तो स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, स्टूडेंट्स कभी कभी ये वाली प्रॉपर्टी ऐसे अप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर लिखा है log 7 + 3 है ना, उन्होंने लिख दिया मान लो 10 को log 7 + 3, तो वो दिमाग लगा के ऐसा कुछ लिख देते हैं log 7 इंटू log 3। आपको ये प्रॉपर्टी कभी नहीं पढ़ाएगी, मतलब ये प्रॉपर्टी आपको कभी नहीं पढ़ाएगी। प्रॉपर्टी आपको जो पढ़ाई गई थी सर वो ये थी कि अगर लिखा है log 7 इंटू 3 तो आप उसको ज़रूर लिख सकते थे log 7 + log 3। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये वो प्रॉपर्टी थी, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ऐसा कुछ आपको कभी पढ़ाया ही नहीं गया। और पता है प्रॉपर्टी कहाँ से, ये एक्सपोनेंशियल का एक्सटेंशन है ना a टू द पावर x का। तो हमने जैसे सीखा है a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, तो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो a टू द पावर x + y। तो ये उसी बात का एक्सटेंशन है, ये जो चीज़ आपके सामने लिखी है ना, ये इसी चीज़ का एक्सटेंशन है। आप अगर इनको लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो यही फॉर्मूला बन के आएगा। सिमिलरली कि आपको एक प्रॉपर्टी और याद है स्टूडेंट्स, जैसे आपने एक्सपोनेंशियल में सीखा होगा, जैसे a टू द पावर x अपॉन
ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर वाई। आई जस्ट थॉट कि स्क्रीन में कुछ टच हुआ। सो अगर ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर वाई है तो हमने क्या सीखा है बचपन, हमने लिखा है ए टू द पावर एक्स माइनस वाई। यही सेम प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है, वो फॉर्मूला, लेकिन उस फॉर्मूले को भी लोग मिसयूज़ करते हैं और बहुत गंदे तरीके से, गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करते हैं। मतलब बच्चे पता नहीं क्यों ऐसा लिखते हैं कि सर अगर आपके सामने लिखा है लेट्स से log 5 - 3, तो वो इसको लिख लेते हैं, पता नहीं क्यों इसको वो लिख लेते हैं log 5 अपॉन log 3, जो कि आप नहीं कर सकते। आप इस बात को समझिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज log 5 - 3, तो ये फॉर्मूला भी गलत है। मतलब आप इसे ऐसे प्लीज़ यूज़ मत करिए, ऐसे हमेशा याद आप रखिए। मतलब फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, फॉर्मूला यहाँ से डराइव हुआ है। मतलब फॉर्मूला है log ऑफ लेट्स से 7/3, तो आप बेशक इसे लिखेंगे log 7 - log 3, बट ये दोनों अलग अलग बात है। ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब ये अलग अलग सिनेरियो। तो प्लीज़ इन जनरल गलतियाँ जो बच्चे करते हैं उनका ध्यान रखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने डिस्कस किए, दो इंपॉर्टेंट जो हमने बातें की, वो क्या थी स्टूडेंट्स, वो बड़ी सिंपल सी बातें थी। पहली बात ये कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है log लेट्स से 7 का क्यूब, तो बेशक आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप 3 को फ्रंट में ले आए। अब ऑब्वियसली मैंने बेस डिफाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट इट शुड बी एज्यूम्ड कि वो बेस 10 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 log 7 बेस 10। ये एक ही बात है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ भी गलती करते हैं, पता नहीं क्यों वो ऐसी सिली एरर्स क्यों करते हैं। जब आपको पढ़ाया जाता है ना, तो आपको ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है, फिर आप चीज़ों को ठीक से समझते नहीं है। मतलब आप चीज़ों को या तो मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं या एक्स्ट्रा इंटरप्रेट कर लेते हैं। देखो इस बात में और इस बात में फ़र्क है। पहली बात है log 7 बेस, ये लिखा है ना, ये अलग बात है। मतलब अगर मैं कल को कहूँ तुमसे कि log 7 to the power 3, ये और ये सेम नहीं है। मतलब ये है log 7 की पावर 3, मतलब log 7 की जो वैल्यू आएगी उसकी पावर 3, और ये है log 7 पावर 3, मतलब 7 की पावर 3 का log आप ले रहे हो, और ये अलग अलग बातें हैं। तो ये कतई मत लिखना कभी भी, मतलब ये इसके इक्वल नहीं होता है। मतलब इसको आप मत लिखना कि ये हो जाएगा सर 3 log 7 बेस 10, मतलब ये अलग बात है। इससे ऐसा मत लिखना। अगेन यही प्रॉब्लम है कि आप कुछ तो भी इंटरप्रेट कर लेते हो और कुछ तो भी कर लेते हो, और एग्जाम में ऐसे सिली एरर्स आप करके आते हैं और गड़बड़ियाँ करते हैं। जैसे एक और प्रॉपर्टी अगर मैं समझूं, तो एक और प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, लॉग की बड़ी एक और बेसिक सी प्रॉपर्टी होगी हमारे सामने। जैसे अभी जस्ट हमने सीखा कि लॉग के बेस में कोई पावर रेस की जाए। जैसे अगर लिखा है लेट्स से log 7 और यहाँ पे लिखा है बेस 2 और 2 की पावर लेट्स से लिखा हुआ है 3, तो बेशक आप 3 को फ्रंट में ला सकते हो। आप 3 को फ्रंट में ला सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ पावर होती तो फ्रंट में लाते थे। अगर बेस की कुछ पावर है तो बिल्कुल आप फ्रंट में लाइए, लेकिन उसका रेसिप्रोकल, यानी पावर 3 है तो मैं इसको क्या करूँगा 3 और 1/3, और इसको फिर से वही लिख दूंगा log 7 बेस 2। बस इतनी सी बात है। क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगी? कुछ और स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे कर चलते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, और ये बड़ी खास सी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करना, इस पर बहुत सारे एप्लीकेशंस बन सकते हैं। वो क्या कहना चाह रही है प्रॉपर्टी, जैसे मान लो मुझे कभी भी लॉग के बेस को चेंज करना है। मतलब मुझे किसी ने कह दिया कि लॉग ले लिया है सर आपने लेट्स से m का बेस n पर, लेकिन मुझे तो बेस n नहीं चाहिए सर, मुझे तो बेस लेट्स से k चाहिए। तो हम के ले लेते हैं। मुझे क्या चाहिए था बेस, मतलब मेरा क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए मुझे बेस के में चीज़ें होती ना सर, तो मैं फटाफट कर लेता। बच्चे ऐसी क्वेरीज लेकर आते हैं, मतलब स्टूडेंट्स ऐसी क्वेरी लेकर आते हैं, तो आप लिख लो के में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या चाहिए, बेस के चाहिए, आप लिखो लॉग m चाहिए ना आपको, ले लीजिए। पर कौन से बेस पे चाहिए आपको, के बेस पर, ये लीजिए, वो भी लिख लीजिए। बस बशर्ते आप ये करते वक्त ध्यान रखिए कि जो बेस आपने हटाया है उसका भी लॉग लीजिए। मतलब डिनोमिनेटर में आप लीजिए इस बेस पर इस बेस का लॉग, यानी n का लॉग, और हाँ जो डिज़ायर्ड आपका बेस है वही बेस आप यहाँ लगा दीजिए। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई? बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी बेसिक, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है log 5 बेस 3, लेकिन सर मुझे तो log बेस 2 पर चाहिए था, मेरा प्रॉब्लम 2 पे हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। मतलब बेस अगर 2 पे आ गया तो आप कुछ मत करो, आप यहाँ पे ले लो log 5, ये log 5, और यहाँ पे ले लो डिनोमिनेटर में log 3, और आपका जो मन में आ रहा है ना, आपको जो भी बेस चाहिए आप ले लो। आपको बेस 2 चाहिए, लिख लो ये बेस 2 और ये बेस 2। क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगी? और इसी प्रॉपर्टी से एक और प्रॉपर्टी डिराइव होती है स्टूडेंट्स, कौन सी? जैसे सोच के देखो, अगर लिखा हुआ है जैसे log 3 बेस 2, अगर लिखा हुआ है log 3 बेस 2, तो मैं चाहता हूँ कि सर मेरा बेस तो log 3 चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, बेस log 3। तो बेस log अगर log 3 चाहिए तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, पहले तो log 3 लिख दूंगा, फिर इधर ये वाला बेस लिख देंगे। ये वाला बेस क्या होता है स्टूडेंट्स, इस बेस का लॉग ले लेंगे, यानी log 2। पर हमें तो बेस कौन सा चाहिए था स्टूडेंट्स, हमें बेस चाहिए था 3, यानी मेरा डिजायर्ड बेस है 3, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी नंबर का लॉग अगर उसी बेस पर लिया जाए तो 1 होता है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्यों ट्रू है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी बड़ी ईजी सा ऑब्जर्वेशन है कि अगर ए को पावर 1 तक रेस करें तो ए ही तो होता है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्लास, मैं कहना चाह रहा हूँ ए की पावर 1, आई एम रियली सॉरी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए की पावर 1 एक वाली तो होगा,
और अगर ऐसा होगा तो मैं कहूँगा कि सर यहाँ पे log 3 बेस 3 1 हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो मैं कहूँगा दिस विल बी 1 अपॉन log 2 बेस 3। क्या आपको इस रिजल्ट से कुछ समझ आ रहा है? इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सा फाइनल कंक्लूजन है जो मैं देना चाह रहा हूँ, वो ये कि कोई अगर आपसे कहे log m बेस n, और अगर आप इसको इन्वर्ट करना चाहें, मतलब इसके बेस को यहाँ लाना चाहें और m को बेस बनाना चाहें, तो बेशक आप लिखिए, बस आप लिख दीजिए 1 अपॉन log ऑफ n बेस m। बस आप हमेशा ये प्रॉपर्टी याद रखिए, बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रहेंगी। कुछ और प्रॉपर्टी आई होप मैंने मिस नहीं की। हाँ, कुछ दो इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स और निकल के आ रहे हैं, खुद देखो क्लास। log b बेस है, log c बेस b, यहाँ पे log b बेस है और इसको log c बेस है, मतलब उसने कुछ नहीं किया, उसने बस इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया और जैसे ऐसे किया तो थर्ड रिजल्ट आ गया। मतलब ये प्रॉपर्टी इसी 9th प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है। सर ये प्रॉपर्टी अभी जस्ट हमने देखी, 11th प्रॉपर्टी भी इसी फॉर्मूले का एक्सटेंशन है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला हमने देखा, दैट इज़ व्हाट, कि अगर मैं log b बेस को अपने डिजायर्ड बेस पर चाहता हूँ, जैसे मुझे चाहिए कोई बेस x, तो मैं बना सकता हूँ log b बेस x अपॉन log a बेस x। बस मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि अब जो आपने डिजायर्ड बेस लिया है वो कहीं गलती से 1 तो नहीं ले लिया, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए log का बेस हमेशा 0 से बड़ा यानी हमेशा पॉजिटिव, और नॉन 1 यानी कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी, आई डोंट नो वो स्लाइड्स में मेंशन है नहीं, बट ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लॉगरिथम की ये जो प्रॉपर्टी है जेईई मेंस और एडवांस काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी बड़ी क्रूशियल सी है। जैसे अगर कभी भी कोई कहे लेट्स से a टू दी पावर लेट्स से log b बेस लेट्स से c, समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप बेशक इस a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं b टू दी पावर log a बेस c, मतलब बेस तो वही रहने दीजिए, बस इस बेस और उस जिस वैल्यू का log ले रहे हैं वो इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी मान लो कल को आपको पूछा जाए, थोड़ी देर के लिए सोचो, जैसे लिखा है 10 टू दी पावर log 3 बेस 10, तो इसका क्या मतलब होगा? तो आप क्या कहोगे स्टूडेंट्स? मैं कहूँगा सर कि इस 10 और 3 को इंटरचेंज कर लो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो वैल्यू होगी log, आई एम रियली सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिखा, पहले ये 3 और 10 इंटरचेंज होंगे तो बेस में भी जो 10 था वो हो जाएगा 3, ये 10 ऊपर 3 की जगह जाएगा तो हो जाएगा log 10 बेस 10, और log 10 बेस 10 हमें पता है क्या क्या होता है, आई होप हमें पता है, दैट्स क्लियरली 1, सो हो जाएगा 3 की पावर 1 दैट्स 3। यानी आपको एक्सप्रेशन समझ आया हमने कैसे रिजॉल्व किया स्टूडेंट्स, इसको कैसे हमने वर्कआउट किया। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। चलिए, तो लॉग की यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको डिस्कस या डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि a की पावर log x बेस है, ये x यहाँ है पूरा, है ना, तो वो हो जाएगा x, क्योंकि a और a, मतलब ये क्या लिखा हुआ है क्लास, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a टू दी पावर log x बेस a। तो उसने क्या किया स्टूडेंट्स, x और a को इंटरचेंज किया तो हो जाएगा x टू दी पावर log a बेस a, और log a बेस a 1 होता है और दैट्स वाई इट रिजल्टेड इनटू x, दैट्स द प्रॉपर्टी। एक बात बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है क्लास, कि log x अगर log y के इक्वल है बशर्ते बेस सेम है तो आप बेहिचक कहिएगा कि x और y इक्वल है। क्या आपको ये बात याद रहेगी? मतलब कोई कहे कि log ऑफ लेट्स से x माइनस 3 लेट्स से log ऑफ 7 के इक्वल है, कोई कहे log ऑफ x माइनस 3 सर log ऑफ 7 के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि x माइनस 3 7 के इक्वल होगा। आप कह सकते हैं कि x माइनस 3 7 के इक्वल होगा, यानी x जो है वो 10 के इक्वल ही होगा। यही एक सिनेरियो है, यही एक पॉसिबल केस है। आई होप आपको यहाँ तक भी समझ आया और ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई। थोड़ा और लॉग को डिस्कस करते हैं क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी ऑब्जर्वेशन है, इसे बहुत ध्यान से समझना क्लास। इसको वहीं से हम शुरू करते हैं क्लास। पहले a टू द पावर x और a टू द पावर y को समझते हैं, फिर हम लॉग को समझेंगे। क्या आपको ये बात याद है स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात जो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में समझना चाह रहे थे, कि मान लो a और b दोनों ही 0 से बड़े, यानी दोनों पॉजिटिव है। तो आपको याद है ना कि अगर मैं बोलूँ कि a टू द पावर x बड़ी है b टू द पावर x से, है ना। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है कि a टू द पावर x b टू द पावर x से बड़ा होगा किसी भी x की वैल्यू के लिए, और x भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि पॉजिटिव ही है, राइट। बड़ी बेसिक सी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर a और b नेगेटिव होते हैं, अगर a और b नेगेटिव होते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। एक स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के वक्त पढ़ी है। मेरा कंसर्न है कि मैं आपको लॉग के कॉन्टेक्स्ट में, लॉग के रेफरेंस में प्रॉपर्टी बता पाऊँ। बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। पहली बात तो ये x और y 0 से लेस देन हो नहीं सकते, मतलब x और y, हाँ बस ये इसका ये मतलब है। मैं इसको एक अलग तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आप इस बात को भूल जाओ, आप लॉग के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझो, क्योंकि लॉग का कॉन्टेक्स्ट अब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो लॉग का कॉन्टेक्स्ट कहता क्या है उस पर आते हैं क्लास, समझना, ध्यान से सुनो। अगर कोई कहे कि लॉग ऑफ एक्स जो है सर वो लॉग ऑफ वाई से बड़ा है, बहुत अच्छी बात है। हमसे कोई कहे लॉग ऑफ एक्स जो है लॉग ऑफ वाई से बड़ा है और बेस है ए, है ना,
और इस बारे में बस एक बात और वो कह दे बस कि सर ये जो बेस ए है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर इतनी बातें आपको पता है तो आप बेहिचक ही कंक्लूड करिएगा कि सर अगर log x log y से बड़ा है ना और बेस 1 से बड़ा है ना तो डेफिनेटली सर x भी y से बड़ा होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, आप एक और कंक्लूजन कर सकते हो, सोच के देखना क्लास। जैसे अगर कोई कहे कि सर log जो x है वो log y से तो बड़ा है, बिल्कुल सर log y से बड़ा है, वही सेम बेस a पर, लेकिन सर इस बार ये जो बेस है ना, इस बार ये जो बेस a है वो बेस 1 से छोटा है। तो इस बार कंक्लूड करना लेकिन उल्टा करना, लेकिन इस बार क्या कंक्लूड करना है स्टूडेंट्स, इस बार x y से बड़ा नहीं होगा, इस बार x y से छोटा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैं अभी 2 सेकंड में आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखो क्लास। हमने 2 सिनेरियो समझे थे स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है? हमने एक ही, जब बेस हमारा 1 से छोटा था तब हमारा लॉग का कुछ ग्राफ बना था, आपको याद आ रहा है? हमारा ग्राफ कुछ ऐसा सा बना था, है ना। और जब हमारा बेस 1 से बड़ा था, तो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा बना था, क्या आपको याद है? ये वही लॉग का ग्राफ है, ये यही हमारा लॉग फंक्शन है, ये लॉग का ग्राफ है ना। और ये हमारी वैल्यू है x, और ये भी वही वैल्यू है x एक्सेस, और ये है y, और यही लॉग का ग्राफ है। लेकिन इस वाले ग्राफ में जो बेस है वो था 1 से छोटा, बिल्कुल, और इस वाले ग्राफ में जो बेस था वो था 1 से बड़ा। अब आपको याद होगा अगर बेस 1 से बड़ा है तो सोच के देखो क्लास, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि ये पॉइंट अब मैं यहाँ पे फाइनली जस्टिफाई करूँगा। मान लो ये एक वैल्यू है x1 और ये एक वैल्यू है लेट्स से x2, है ना। x1 पे मैंने जब वैल्यू निकाली तो ये आई, ये क्या होगी क्लास? log ऑफ x1, क्या आपको ये दिख रहा है? और x2 पे जब हमने वैल्यू निकाली तो ये आई log ऑफ x2। अब बस इतना देखो क्लास, x एक्सिस पे जब मैंने देखा, तो ऑब्वियसली x2 x1 के बाद आया, तो मुझे दिखा कि x2 x1 से बड़ा है। लेकिन अगर जब मैंने y एक्सिस पे देखा तो log ऑफ x2 नीचे है और log ऑफ x1 ऊपर है, तो ऑब्वियसली बड़ा कौन होगा क्लास? बड़ा होगा log ऑफ x1। और ऐसा क्यों हो रहा है क्लास? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें बड़ी वैल्यू के लिए लॉग की छोटी वैल्यू और छोटी वैल्यू के लिए लॉग की बड़ी वैल्यू आ रही है। तो जब भी बेस 1 से छोटा हो तो ये उल्टा होता है, मतलब x1 अगर x2 से छोटा है तो log ऑफ x1 log ऑफ x2 से बड़ा होगा। लेकिन यही बात अगर मैं यहाँ देखूँ, यही सिनेरियो अगर मैं यहाँ एक्सप्लोर करूँ, मान लो ये एक वैल्यू है x1 और ये एक वैल्यू है x2, तो क्या आपको दिख रहा है कि x1 x2 से छोटा है या अदर x2 x1 से बड़ा है? तो x1 पे अगर मैं वैल्यू देखूँ तो ये आती है log ऑफ x1 यहाँ कहीं, और अगर मैं x2 पे इसकी वैल्यू देखूँ तो ये आती है यहाँ कहीं, विच इज़ कॉल्ड log ऑफ x2। और आई होप अगर आपको x एक्सिस पे दिख रहा है x1 x2 से पहले, मतलब ऑब्वियसली x1 x2 से छोटा है। लेकिन अगर आप y एक्सिस पे देखें तो x1 नीचे और x2 ऊपर है, मतलब मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि यहाँ पे सर log ऑफ x2 बड़ा है किससे? log ऑफ x1 से। मैं बड़ी बेसिक सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब बेस आपका 1 से बड़ा हो तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब छोटी वैल्यू का लॉग छोटा और बड़ी वैल्यू का लॉग बड़ा होता है। तो ये सारी कहानी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा निर्भर करती है एक बड़े इंपॉर्टेंट से फैक्ट पर जो आपने नोटिस ही नहीं की, जिस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, जो कि होता है बेस। ये बेस बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर होता है जिसको अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। मतलब बेस प्लेज अ वेरी क्रूशियल, वेरी वाइटल रोल वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉग। तो आप हमेशा याद रखिए कि लॉगरिथम के क्वेश्चन में बेस का आप हमेशा ध्यान रखें। बेस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसे बस आप इग्नोर करके क्वेश्चन सॉल्व कर दें। कई बार जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस बेस से ही चेंज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स बस बेस को इग्नोर कर देते हैं और एग्जैक्ट उल्टा करके आ जाते हैं, मतलब वो इसी स्टैंडर्ड केस को फॉलो करते हैं, वो इस केस को इमेजिन तक नहीं करते हैं, एंड दैट्स दी प्रॉब्लम। तो याद रखिएगा कि लॉग के सारे केसेस आपको चलाने हैं, सब कुछ इमेजिन करते चलना है। आई होप आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज, एवरीथिंग दे प्रोवाइड यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नो चार्ज, सब कुछ आपको फ्रीली अवेलेबल है। यानी एवरीथिंग K-12 सारे सब्जेक्ट, सारी एग्जाम, एवरीथिंग वी आर कवरिंग एट मैग्नेट ब्रेन्स। तो आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सिमिलरली ये जो IIT JEE नीट आपका कोर्स या जो आपका प्रोग्राम है, इस मॉड्यूल पर अगर आप www.magnetbrains.com पर जाएंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग यूल फाइंड एट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल जीरो फीस के साथ, पूरे के पूरे मॉड्यूल, पूरे के पूरे कोर्सेज, नो सब्सक्रिप्शन, प्योरली फ्रीली अवेलेबल, एवरीथिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर जाएंगे सो एवरीथिंग यू विल फाइंड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड येस, जब आप IIT JEE वाले मॉड्यूल में क्लिक करेंगे तो आपके आशीष सर फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए अभिषेक सर और मैं मैथ्स के लिए आपको मिलेंगे। आप जो भी लेक्चर, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहें वहाँ वॉच नाउ पर क्लिक करिए, और वॉच नाउ पर क्लिक करने के बाद फाइनली आपके सामने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सारा सेक्शन ओपन हो जाएगा। आई होप आप जानते हैं कि आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, DPP, चैप्टर वाइज MCQ, PYQ, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग लाइव सेशंस, वीकली टेस्ट पेपर, वन शॉट रिविजन एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जी हाँ, ये सब कुछ आपको सच में प्रोवाइड किया जाएगा
फ्री ऑफ कॉस्ट बाय मैग्नेट ब्रेन्स। और हम इंश्योर करेंगे कि आपकी IIT JEE की तैयारी सच में एक प्रॉपरली तरीके से हो और हर चीज़ आपको पढ़ाई जाए, हर चीज़, एब्सोल्युटली एवरीथिंग, बिलीव मी। एंड देन फाइनली जब इतना कुछ हर एक सब्जेक्ट में होने वाला है तो IIT JEE क्यों नहीं निकलेगा। एंड येस ऑफ कोर्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड, पूरे के पूरे लेक्चर्स प्रॉपरली सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं सब्जेक्ट वाइज। हर सब्जेक्ट, उसका चैप्टर, उसके सारे टॉपिक्स, उनकी DPPs, एवरीथिंग यूल फाइंड हियर। नॉट जस्ट दैट, आपको ये यूट्यूब्स के चैनल्स के हमारे अलग अलग वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी हर चीज़ मिलेगी। तो अगर आप प्रॉपरली लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ मिलेगी। और जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं आपकी वीडियो लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे, यहीं पर आप फुल स्क्रीन मोड में इन्हें देख सकते हैं और सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया, सारी चीज़ें क्लियर हुई। हम और फंक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके ग्राफ्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आप जानते हैं, जैसा हमने शुरुआत से डिस्कस किया, मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री कोर्स प्रोग्राम है जिसका IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए सारी चीज़ें फ्री में लेकर आता है। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इन्हें लाइक करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन से अपडेट्स आएंगे वो आपको पता चलते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें और भी लोगों से शेयर होनी चाहिए तो ज़रूर अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों से शेयर करिए, ताकि वो भी इतने शानदार से पैकेज को अवेल कर पाएँ और यूज़ कर पाएँ। विद दैट आई फील वी कैन कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच।